टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक नया सिस्टम कौन सा आया था जो कि ब्रिटिशर्स जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वेरियस लैंड रिफॉर्म्स लाकर। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी देखा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब ये नया सिस्टम क्या आया इसको देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट से हमने एक दिक्कत देखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अंग्रेजों को एक ये दिक्कत आ गई थी कि परमानेंटली इन्होंने प्राइसेस फिक्स कर दिए थे, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा प्राइसेस बढ़ गए और ज़मींदारों की सिचुएशन ठीक हो गई, तो इनको ये लगा कि इतना रेवेन्यू जो हमने कुछ टाइम पहले हमेशा के लिए फिक्स कर दिया अब ये काफ़ी नहीं है। तो हम परमानेंट सेटलमेंट का जाल खुद बिछा करके हमें ये लगा था कि इतना परमानेंट रेवेन्यू मिनिमम इतना आता ही रहेगा, लेकिन इस जाल में हम लोग खुद फंस गए हैं। तो हुआ क्या, अब आगे कहानी जानते हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी बड़े सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ये एक बात से कन्विंस थे, क्या कि जो सिस्टम है रेवेन्यू का उसको हमें चेंज करना चाहिए फिर से। अब कंपनी को ये लगा कि रेवेन्यू कैसे ही क्यों हम फिक्स करें बेफालतू में, जब कंपनी को ज़्यादा मनी चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने ट्रेड की नीड्स को मीट करने के लिए, उसके लिए जितने भी खर्चे आते थे उसके लिए। क्योंकि जब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए थे अब साल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ के, जैसा कि हमने देखा था बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की, उनके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो ज़मींदार वगैरह थे इनको तो अपना खेतीबाड़ी से जो भी अनाज वगैरह बेचकर एक अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के तहत जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक रेवेन्यू को फिक्स करने के बाद अब इनको ये लगा ये फंस गए हैं और ये एक प्रकार से इनके लिए एक ट्रैप है। तो इनको ये लगा कि हमें अपने ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन की नीड्स को मीट करने के लिए हमें जो रेवेन्यू है ना वो ज़्यादा चाहिए। और रेवेन्यू हम ज़्यादा करें कैसे, क्योंकि हम तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लाकर एक तरीके से ट्रैप हो गए। इस ट्रैप को ख़त्म करने के लिए एक नया सिस्टम आएगा। क्या है वो? देखो, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बंगाल प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, जो कि आज के टाइम में अगर आप देखो कि उस जमाने के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे बंगाल प्रेसिडेंसी के आज के टाइम में वो हमारे यूपी है। यहाँ पर एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था इसका? हॉल्ट मैकेंजी। इसने एक नया सिस्टम लाया जो कि 1822 तक रहा, ये सिस्टम लागू रहा। इसको ये लगा कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर जो गांव है ना वो एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक इंपॉर्टेंट जगह ऑक्यूपाई करते हैं नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, और हमें इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। गांव की बात कर रहा था ये, ठीक है। इसके डायरेक्शन के अंतर्गत जो कलेक्टर्स जो थे, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स जो थे, वो गांव से गांव जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, फील्ड्स को मेजर करते थे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, अंग्रेज बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज करके पूरा का पूरा गांव की जमीन को नापते थे, देखते थे कि यहाँ से क्या क्या क्रॉप्स उग सकती हैं और कितना कितना रेवेन्यू आ सकता है। और वो ये भी देखते थे कि किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं, क्या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के यहाँ पर किस तरह से रिचुअल्स और कस्टम्स हैं या उनके क्या क्या यहाँ पर अधिकार हैं। जब हर एक प्लॉट गांव के अंदर जो एक ज़मीन थी, जब उसको कैलकुलेट करके, उसके एरिया को कैलकुलेट करके वहाँ से जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकाला जाता था, तो हमें ये पता लगता था, इसने कहा हॉल्ट मैकेंजी ने, कि हमें उसके बाद ये पता लगा कि एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू हर एक ज़मीन से पर्टिकुलर गांव में जाकर कितना प्राप्त हो सकता है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक गाँव है किसी एक एरिया के अंदर, वो इतना बड़ा है, उसकी किसी एक पर्सन की ज़मीन, और कुछ एक एरियाज हैं वहाँ पर फॉरेस्टेड रीजन होने के बाद एक ज़मीन इतनी सी है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से क्रॉप्स उगाए जाएं या फिर क्या चीज़ इस लैंड को इफेक्टिवली, बात सिर्फ क्रॉप्स की नहीं है, इफेक्टिवली इस लैंड का कैसे यूटिलाइजेशन करा जाए कि यहाँ से, इस ज़मीन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेवेन्यू हम लोग निकाल सकें। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर शाइनी के घर का एग्जांपल दिया था, याद होगा शाइनी आपको, है ना, कि हमने आपके घर की बात करी थी कि उससे ज़्यादा एक रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स आपकी बिल्डिंग को हम लोग कैसे बना सकते हैं। सेम आंकड़ा इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करा और इन्होंने ये बोला
कि इतना रेवेन्यू हर एक गांव से हमें मिलना ही चाहिए, और गांव को उस टाइम पर इन लोगों ने एक टर्म दिया महल, ठीक है, दैट ईच महल या ईच विलेज हैज टू पे। ये जो डिमांड थी अब ये फिक्स नहीं थी, क्योंकि ये देख चुके थे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो परमानेंट प्राइसेस इन्होंने फिक्स करे थे वो एक ट्रैप है। आने वाले समय के अंदर महंगाई भत्ते को देखते हुए, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजें महंगी हो जाती हैं, और फिर हमने जो प्राइसेस फिक्स कर रखे होते हैं हम उसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं। इस डिमांड को इन्होंने इस बार ये सोचा कि ये पीरियोडिकली रिवाइज करेंगे, इस बार ही परमानेंट फिक्स नहीं करने वाले ये, ठीक है। जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो चार्ज था और जो कंपनी को जो पे करना था जिस पर्सन को, उसकी जिम्मेदारी जो दी गई वो विलेज हेडमैन को दी गई, ठीक है। और इस बारी ये जमींदारों को नहीं दी गई, और इस सिस्टम को बोला गया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में या फिर आजादी के इमीडिएटली बाद जब हमारे देश में एक चर्चा होती है लैंड रिफॉर्म्स की, तो वेरियस लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो हम नाम पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा ना अर्पित, जिसमें जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रेतवारी सिस्टम, इसको एबॉलिश करना, जो कि अंग्रेजों के टाइम से उनकी कॉलोनियल लेगेसी बनते हुए चले आ रहे थे, तो उनमें से यही है महलवारी सिस्टम, ठीक है। तो महलवारी सिस्टम को कौन लेकर आया था यहाँ पर, मतलब ये आइडिया किसका था, एक तरीके से हॉल्ट मैकेंजी का आइडिया था, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होगे, ओके। अभी जो महल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर महल एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता था जिसको इन लोगों ने बोला दिस इज अ रेवेन्यू स्टेट। रेवेन्यू स्टेट का मतलब क्या, एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी या एक जमीन का टुकड़ा। ये जमीन का टुकड़ा चाहे भले ही फालतू पड़ रखा हो या इसका यूटिलाइजेशन हो रहा हो, अगर फालतू पड़ा हुआ है तो इसको हमें कुछ ऐसा बनाना कि यहाँ से रेवेन्यू निकल सके। अगर ऑलरेडी यहाँ से रेवेन्यू निकल रहा है तो हमें इसको ऐसा बनाना कि ज्यादा रेवेन्यू निकल सके, जैसा कि मैंने शाइनी की बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था। और ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक गांव भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ गांव भी हो सकते हैं, इसको इन्होंने बोला महल, ओके। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि महल कोई कोठी या फिर कोई वैसा प्रॉपर महल जैसे हम कहते हैं राजा महाराजाओं का महल, ये वो वाला महल नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं मुनरो सिस्टम की। ये मुनरो सिस्टम इस पर्सन के नाम की हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि गवर्नर था मद्रास का 1819 से लेकर 1826 तक, जिसका नाम था थॉमस मुनरो, ठीक है। देखते हैं कहां का था ये, मद्रास का था। मद्रास मतलब सदर्न इंडिया। सबसे पहले तो एक चीज बनाते हैं, कुल मिलाकर इधर के एरिया की बात चल रही है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। था क्या, जो ब्रिटिशर्स की टेरिटरीज थी दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, यहां पर एक मतलब हमें एक चीज देखने को मिली, यहां का हर एक, आपको पता है ना कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा यहाँ का अपना अपना गवर्नर होता था, है ना। यहां बॉम्बे, ठीक है, हर जगह का। तो यहां पर जो बात चल रही है ये 1819 के बारे में चल रही है, क्योंकि आप थॉमस मुनरो का अगर कार्यकाल देखो 1819 से लेकर 1826 तक, यानी कि 1800 जो 10 ईयर आया उसके बाद की बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक आइडिया फील ये हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेकार है और हमें इस आइडिया से दूर जाना है और कुछ नया सिस्टम डिवाइस करना है। अब जो न्यू सिस्टम आया यहाँ पर, जो आया उसको हम लोग कहते हैं रेतवारी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले शुरू में एकदम से इंप्लीमेंट नहीं करा गया इस रेतवारी सिस्टम को, ओके। यानी कि आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक डिफरेंस पूछ लूं कि महलवारी सिस्टम और रेतवारी सिस्टम के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है तो ये रेवेन्यू कलेक्टिंग मेजर सिस्टम सी, लेकिन महलवारी सिस्टम कहां इंप्लीमेंट करा गया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर, बंगाल प्रेसिडेंसी के, जो कि आज के टाइम का यूपी है। और मुनरो सिस्टम या फिर अगर हम कहें रेतवारी सिस्टम, ये कहां पर आया था, ये कहां पर आया था, साउथ इंडिया के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में। और अगर मैं कहूं कि जमींदारी सिस्टम ये कहां पर आया था, किससे आया था, वो परमानेंट सेटलमेंट का पार्ट था। क्योंकि आपने देखा ना अभी महलवारी सिस्टम के अंदर इस बारी जमींदार को ये पावर नहीं दी गई रेवेन्यू कलेक्शन की, ये विलेज हेडमैन को दी गई, ठीक है। रेतवारी सिस्टम को भी समझते हैं हम लोग। शुरू में ये ना एक तरीके से एक टेस्टिंग ग्राउंड्स के तौर पर लॉन्च करा गया था बाय अ पर्सन नोन एज कैप्टन अलेक्जेंडर रीड,
ऐसे एरियाज में इसको इंप्लीमेंट करा गया था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिए गए थे जब उनका टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ था। सब्सिक्वेंटली इसको सिस्टम को डेवलप करा मद्रास के गवर्नर ने, जिनका नाम था थॉमस मुनरो, और धीरे धीरे करते करते मद्रास से होते हुए ऑलमोस्ट सारी की सारी दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की टेरिटरीज में ये वाला सिस्टम फैल गया स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, जब इनको लगा कि हाँ ये ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसको छोटे स्केल पर ट्राई करा गया था। ये एक टेस्टिंग मेजर की तरह शुरू में सिस्टम लाया गया था। जब देखा कि हाँ ये सक्सेसफुल सिस्टम है, तो थॉमस मुनरो ने पूरी जगह पर इसको दक्षिण भारत के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद जो ये कैप्टन ये जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था और जो थॉमस मुनरो था, इनको ये लगा साउथ के अंदर कोई ट्रेडिशनल जमींदार्स नहीं है। दक्षिण भारत के अंदर हमें कोई ट्रेडिशनल जमींदार्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे एज कंपेयर टू जितना नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। इन्होंने आर्ग्यू करा है जो सेटलमेंट है ये डायरेक्टली जो है हमें कल्टीवेटर्स के साथ करनी चाहिए, जिन्होंने लैंड की टिलिंग कर रखी है, खेत को जोत रखा है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, इनकी जनरेशन ने काफी ज्यादा टाइम तक। इन्हीं कल्टीवेटर्स को इन्होंने एक नाम दिया रैयत, और यहीं से सिस्टम निकल कर आता है रैयतवारी सिस्टम या रैयतवारी सिस्टम, जो मर्जी कह लो। अब यहां पर जो इनकी फील्ड्स थी, अगेन वही प्रोसीजर जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर और महलवारी सिस्टम के अंदर करा गया। एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लेकर उसका जायजा लिया गया, उसको केयरफुली सर्वे करा गया, ऑब्जर्व करा गया। ऑब्जर्व इसलिए करा जाता था, ऑब्वियस ये बात है, ताकि रेवेन्यू असेसमेंट करी जा सके। ये वाले प्रोमिनेंट फीचर तो आपको ऑलमोस्ट, जब अंग्रेज इस प्रकार की करतूतें जब भी करते थे लैंड का सर्वे करना, तो उनके दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि इस लैंड से, इस प्रॉपर्टी से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। ठीक है, थॉमस मुनरो ने यह सोचा कि ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स, जो कि रैयत्स को प्रोटेक्ट करेंगे अंडर देयर चार्ज। यानी कि इन्होंने ये सोचा कि जो भी लैंड पे जो खेत जोतते हैं ये रैयत्स, जो कि लैंड की टिलिंग करते हैं, इनके लिए हम एक प्रोटेक्शन फिगर बनेंगे, पैटर्नल फादर के तौर पर एक फिगर बनेंगे, और हम इनकी मदद करेंगे कि इस पर्टिकुलर जमीन से मैक्सिमम रेवेन्यू कितना प्राप्त करा जा सके। अब यह चीज साउथ इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी, और यहां पर पर्सन्स को बोला जाता था रैयत। यहां पर क्योंकि अंग्रेजों ने यह देखा था, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देयर आर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो यहां पर जो जनरली आपको देखने को मिलेंगे जनरेशन बाय जनरेशन जो कि पर्सन है वो की लैंड की टिलिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, और उनको नाम दिया गया रैयत, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, लिखा भी हुआ है हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? कुछ टेक्निकल तो नहीं लगा आप लोगों को? मतलब हर जगह पर एक कॉमन सा एक सिनेरियो चला आ रहा है दोस्तों। सुगंधा, आवाज आ रही है आपको? आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना, सुगंधा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं छोटा सा आपको एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपका फ्लो बन जाए इस लेक्चर के अंदर। ये एक एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड कहीं पर भी है हमारे देश में, आप नाम भूल जाओ अभी के लिए, एक मिनट के लिए, कि रैयतवारी, महलवारी, जमींदारी, आप सारे नाम भूल जाओ, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह कुछ भी। कोई भी एक जमीन है ना, वो शुरू में या तो बंजर जमीन होगी, या जंगल वाला इलाका होगा, या ऑलरेडी खेती बाड़ी चल रही होगी। अगर ऑलरेडी खेती बाड़ी नहीं चल रही है तो खेती बाड़ी में या तो उनको कन्वर्ट कर देना, अगर अंग्रेजों का आइडिया ये है कि यहां पर क्रॉप्स हम उगवाएंगे, या कोई बंजर जमीन अगर पड़ी हुई है जहां पर क्रॉप्स नहीं उग सकते, तो यहां से हम इस जमीन में, इस पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े पर क्या चेंजेस करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू हमें प्राप्त हो सके। ये इनका एक बेसिक आइडिया था। ठीक है सुगंधा, अब उसी को जब ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जब इंप्लीमेंट करा जा रहा है ना, तो उसके नाम बदलते चले जा रहे हैं। किसी का नाम है परमानेंट सेटलमेंट, किसी का नाम है जमींदारी सिस्टम, किसी का नाम है रैयतवारी सिस्टम, और किसी का नाम है महलवारी सिस्टम। बस आइडिया सब में यही है कि ये पर्टिकुलर लैंड को देखेंगे, पहले जाके उसकी असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करने के बाद वो लैंड को मेजर करेंगे, मेजरमेंट करने के बाद वो ये देखेंगे कि यहां से एक रेवेन्यू कितना प्राप्त हो सकता है
इस जमीन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हमने यहां पर करनी चाहिए। फिर वो एक पर्सन को अपॉइंट कर जाएंगे यहां पर कि जो उनको यहां से रेवेन्यू निकाल निकाल के देता रहेगा। इस पर्सन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बस। और ये जो नाम अलग अलग दिए जाते हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में या जिन जिन रीजन्स में ये चीज इंप्लीमेंट होगी वो देखा जाएगा। सारी जगह ये कॉमन आइडिया है सौगंधा, समझ में आया? बताओ। बस नाम अलग अलग है सौगंधा, बस उसमें कंफ्यूज मत होना। बस आपको उस सिस्टम का नाम लिखने के बाद ना अर्पित, कॉमन चीजें बस यही लिखनी है जो कि मैंने 6 पॉइंट पे उतारा है ये चीजें। लेकिन कुछ सालों बाद हुआ क्या, स्टोरी पे वापस आते हैं अपनी। कुछ सालों बाद हुआ क्या, यहां पर एक टॉपिक देखा है, ऑल वॉज नॉट वेल। विद इन फ्यू ईयर्स जब ये नए नए सिस्टम आए, कौन कौन से सिस्टम अभी तक हमने पढ़े जिसमें, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, मालवारी सिस्टम और रेवतवारी सिस्टम, ठीक है। जब इनको इम्पोज करा गया तो सब कुछ यहां पर जैसा कि अंग्रेजों ने सोचा था ऐसा नहीं चला। जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के साथ ही सोच लो, है ना, परमानेंट रेवेन्यू उतना तो उनको मिलने लगा, लेकिन उनको ये लगा बढ़ते हुए वक्त और जमाने के हिसाब से अब उतना रेवेन्यू हमारे लिए इनफ नहीं है अगर हमें ट्रेड करना है, व्यापार करना है, या फिर अगर हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है। अब इनकी जो भूख थी ना, ये बढ़ती चली जा रही थी। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है सौगंधा। इनकी जो भूख थी वो बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि इनको जिस भी जमीन से ये रेवेन्यू जितना अभी तक इनको मिल रहा था वो इनकी डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हर एक जमीन के टुकड़े से चाहिए था। अब क्लियर है सुगंधा? अब ये 6 पॉइंट से वाली लाइन ज्यादा क्लियर हो रही होगी जो मैंने अभी आपको बताया साइड में, है ना। अब यहां पर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे ना, इन्होंने रेवेन्यू डिमांड जो थी वो काफी हाई कर दी। जो पीजेंट्स थे वो पे कर नहीं पाए। तो कई जो रईयत जो थे, जो कि प्रॉपर खेती बाड़ी वगैरह करते थे, और दक्षिण भारत के अंदर जो खेती बाड़ी है सारा का सारा आपको कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज में, विलेजेस में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन रईयत ने सोचा कि हम प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी को छोड़कर जा रहे हैं, एंड दे लेफ्ट दोज रीजन्स जहां पर एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल थे, एंड दे फ्लेड टू कंट्री साइड। कोने के दूर दराज के एरिया में चले गए। कंट्री साइड का मतलब ये जनरली ये होता है रूरल एरिया या फिर विलेजेस के अंदर वो चले गए। जिन ऑफिशियल्स को अभी भी उम्मीद थी, जो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे रेवेन्यू को लेकर, उन्होंने ये इमेजिन करा कि नए नए जो सिस्टम्स ये जो आ रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये पीजेंट्स बेवकूफ हैं कि वो छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं अपनी जमीन। इन लोगों को ये लगा कि पीजेंट्स जो है ना, इन सिस्टम के बलबूते पर अपने आप को एक रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बना सकते हैं। लेकिन फार्मर्स इस झूठी दिलासा में वेट करते ही रह गए। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला हमें। ऐसा किसी का भी फायदा हुआ है बताओ जरा? जिसमें थोड़ा सा फायदा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से होने लगा था, है ना, कि जब उन्होंने फिक्स कर दिए थे प्राइसेस, जैसे जमाना आगे बढ़ा और प्राइसेस जो बड़े क्रॉप्स के, कमोडिटीज के मार्केट के अंदर, तो उनको बेचकर उतना रेवेन्यू प्राप्त होने लगा था। लेकिन हुआ क्या, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को स्क्रैप करके नए नए सिस्टम आ गए। ठीक है, क्या क्या सभी को ये टॉपिक समझ में आया? किसी को कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा? बताओ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।